हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो हमारा सामान्य ज्ञान है 10 मार्क्स का, हमने उसमें देखा था फर्स्ट पार्ट में कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे सामान्य ज्ञान में और हम पहले कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ये हम घटना चक्र से कंप्लीट कवर कर रहे हैं। घटना चक्र की हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया, आप काफ़ी व्यूज़ आए तो उसके लिए थैंक यू। और एक दो की वो थी क्वेरी की, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कम आ रही है मैम। अब आप बताइएगा, अगर मेरी वॉल्यूम अब भी कम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं और कोई सॉल्यूशन देखूंगी। ठीक है, आप ये चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। तो कल हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए थे सामान्य ज्ञान के। इसके साथ साथ हमारी करंट अफेयर की भी क्लास चल रही है, स्पीडी की, वो भी देख लीजिएगा। और मैथ की भी क्लास चल रही है। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 30 तक किए थे, आज 31 क्वेश्चन है हमारा। टॉप 500 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है। तो किस ग्रह पर होता है? शुक्र। किस पे होता है? शुक्र। शुक्र ग्रह पर तापमान सबसे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है 32, किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो किन कारणों से कहा जाता है? उसकी विशालता के कारण। क्या ऑप्शन होगा? उसकी विशालता के कारण। देखो नीचे क्या है, बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशाल है, इस कारणों से मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 33, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है। कौन सी गैस अधिक है सबसे? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। कौन सी गैस सबसे अधिक है? हाइड्रोजन और हीलियम। यही सब नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है 34, बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं। तो कितने प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं हमें? तो ऑप्शन है 79। कितने हैं? 79 प्राकृतिक उपग्रह हमें बृहस्पति के ज्ञात हैं। नेक्स्ट है आपका 35, किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। तो किसे कहते हैं? शनि को। किसे कहते हैं? शनि को। देखो क्या दिया आंसर, वलय छल्ला रूपी विशेषता के कारण शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह मतलब गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 36, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं शनि के? 82। ये पूछे जाते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, उस वाले के कितने, तो शनि के कितने? 82। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है। तो क्या नाम है? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये आपने पढ़ा भी होगा कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो बृहस्पति के उपग्रह हैं। ये किसके हैं? सब बृहस्पति के। नेक्स्ट है आपका 38, उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या होता है उपग्रह का शाब्दिक अर्थ? जो हमारे साथी होते हैं, जो उसी का पार्ट होता है, और सहचर जो उनके साथ रहते हैं, तो दोनों ही होगा। तो अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक मात्र अकेला उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39, निम्नलिखित में से क्या सही है। आपको ये दो पार्ट दे रखे हैं, देखो इसमें से क्या सही है क्या गलत। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। तो ये बात तो सही है ना। नेक्स्ट है, उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गए, हमारे दोनों ए और बी दोनों हमारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे नीचे दे रखा है, कोई खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता हो, दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करे, उसे ग्रह कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रह जो दूसरे की ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करे और सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता रहे। वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उपग्रह कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट है 40, आपका पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है। तो कितनी औसत दूरी है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर।
ठीक है, नेक्स्ट वो उसमें पूरे रूप में लिख के दे दिया है। नेक्स्ट है आपका 41, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो कितने में करता है? 27 दिन 8 घंटे। ये जो हमारा ग्रह वाला टॉपिक है इसमें वो सारे क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है इसमें से एक क्वेश्चन। आप लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे कहोगे कि मैम आप मुझे उस लास्ट जो 2 ईयर जो 69,068 की भर्ती के जो पेपर हैं वो हमें सॉल्व करा दीजिए, तो मैं एक वीडियो में वो पेपर भी आपको सॉल्व करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपका संडे में मैं उन दोनों पेपर को सॉल्व आपको करा दूंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा 42, शुद्ध ग्रह या ग्रहिका कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच विशाल अतिरिक्त में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें शुद्ध ग्रह या ग्रहिकाएं कहती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 43, धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, पुच्छल तारा पूछ सकते हैं। तो क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, ठीक है। ओके, आंसर कितना हो गया? डी। और क्या है इसकी थ्योरी? धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड है जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धूमकेतु। नेक्स्ट है 44, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? कितने वर्षों बाद होता है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ, 67 और 76। नेक्स्ट 2 ऑप्शन देखते हैं। तो आपका आंसर होगा इसमें क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है 86 और 68। तो आपका जो बी पार्ट था वो आपका आंसर है। कितने होते हैं? 76 वर्ष बाद प्रकट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका तारा किसे कहते हैं? तो तारा किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। तारे से लगातार प्रकाश दिखते रहते हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती रहती है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या है? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम तारा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 82 नहीं 46। नेक्स्ट है आपका 46, सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण अधिक दिखाई पर देता है। बड़ा मतलब हमें सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है, पृथ्वी से देखते हैं कि हम बहुत बड़ा चीज, तो वो उसके सबसे नजदीक है, इसलिए वो एक सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है 47, कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? तो कौन सा चमकता है? ध्रुव। कौन सा चमकता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है, इसकी किरणें उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 48, आकाश गंगा गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है? जब अनेक तारामंडल एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहां हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा बन जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ये रहा, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाश गंगा गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है 49, मिल्की वे की आकृति कैसी है? तो कैसी है? सर्पिलाकार। तो आंसर नीचे, रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दूधिया पतली सी दिखाई देने वाली सर्पिलाकार मेखला क्या कहलाती है? आपकी मिल्की वे कहलाती है। ये भी हो गया कि मिल्की वे क्या होता है? तो जो रात्रि के समय आकाश में जो तारे होते हैं उसकी दूधिया पतली सी जो दिखाई देने वाली सर्पिलाकार एक उनका वो बन जाता है पूरा ग्रुप सा आकाश में तारों का, तो वो जो होती है उसको मिल्की वे कहते हैं। 50 है नेक्स्ट, प्रधान दिक्बंधु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण को। किसे कहते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है 51, दिक्सूचक क्या है? तो दिक्सूचक क्या है?
दिक्सूचक आपका यंत्र है। क्या है? एक यंत्र। जैसे दिक्सूचक एक छोटा सा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। कि एक यंत्र होता है जिसे हम रख देंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इनकी दिशाएं कौन सी हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा सतह उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। मतलब जो आपने उस छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा 6th-7th में, कि एक चुंबक का टुकड़ा होता है, उसे हम रख देते हैं तो उससे हम पता लगा देते हैं कि कौन सी नॉर्थ पोल है, कौन सा हमारा साउथ पोल है। तो इससे ही हमारा जो वो चुंबक होती थी, जो छड़ होती थी, उसे ही हम दिक्सूचक कहते हैं। नेक्स्ट है 52, मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपका? दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी। आपको पता है कि हम दूरी भी नापते हैं उसमें। दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी। तो आपका दोनों ही सही है। तो क्या दे रखा है इसमें नीचे? इसका दो दिए गए बिंदुओं के बीच मानचित्र पर मापी गई दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहा जाता है। नेक्स्ट है 53, लघुमापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है। जब हमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो और हमें उसे कागज पर दिखाना है तब हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे जब कभी बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना हो तो हम लघु मापक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दीवारी मानचित्र एवं एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लघु मापक मानचित्र। दे रखा है, दोनों को क्या बोलते हैं हम? लघु मापक मानचित्र। अकेला भी आ सकता है कि दीवारी मानचित्र को क्या कहते हैं, एटलस मानचित्र, तो कोई भी आए तो दोनों को ही हम क्या कहेंगे? लघु मापक मानचित्र। नेक्स्ट है 55, प्लेनिमीट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम? तो आपका जो ये जिसमें सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन के प्राथमिकता दी जाए और जिसमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे? प्लेनिमीट्रिक मानचित्र। तो क्या है? ऐसे मानचित्र जिसमें स्थलाकृतिक लक्षणों के स्थान पर सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें हम प्लेनिमीट्रिक मानचित्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 55 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 56, भ्रमण मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आपके चाहे भू संपत्ति मानचित्र हो, नगर के प्लान हो, स्थलाकृति मानचित्र हो, तो वो सभी हमारे भ्रमण मापनी मानचित्र होते हैं। भू संपत्ति मानचित्र नगरों के प्लानों और स्थलाकृतिक मानचित्रों को भ्रमण मापनी मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 57, समुच्चय रेखाएं क्या हैं? तो क्या है आपकी समुच्चय रेखा है मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। इन्हें हम क्या कहेंगे? समोच्च रेखाएं। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई जो खींची गई जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जो हम मानचित्र पर काल्पनिक रेखाएं खींच देते हैं कि यहाँ से ये है, तो उन्हें हम समोच्च रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है 58, पृथ्वी की आकृति कैसी है? हमारी पृथ्वी कैसी है? तो ये है हमारी जियोइड। कौन सी है? जियोइड। तो गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोइड है। जियोइड का शाब्दिक अर्थ है पृथ्व्याकार, क्योंकि पृथ्वी है तो क्या है? पृथ्व्याकार। यह दो शब्द जियो प्लस इड से मिलकर बना है, जो पृथ्वी और इसके त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा पृथ्वी की आकृति, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका 59, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? तो कितने प्रकार की रेखाएं हैं? दो। कौन कौन सी? देखो नीचे दे रखी है आपको। भौगोलिक ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, है ना? ये ऐसे ऐसे आपने देखा होगा उसमें। तो इन्हें क्रमशः अक्षांश समांतर तथा देशांतर यमोत्तर कहा जाता है। मैं एक वीडियो में आपको ये अक्षांतर देशांतर वाला पूरा टॉपिक समझा दूंगी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी हम अपने बहुविकल्प क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक मैं फिर बाद में, क्योंकि टाइम पता नहीं कब तक है, अभी तो हमारे पे वैसे 3 मंथ हैं,
हैं, तो हम उसकी बाद में थ्योरी भी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं उसकी थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बस थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। इससे हमारा कुछ नहीं होता, हमें बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे हमारी वीडियो को, जो हम कंटेंट बना रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। तो बस आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर करना है। तो आपका, वैसे आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे या लाइक कर दोगे तो बस उससे थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हमें लगेगा कि हमारा कंटेंट बेस्ट है, जो बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। तो वैसे आपकी मर्जी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विषुवत व्रत किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं विषुवत व्रत? दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। जो हमारी काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों के मध्य खींचते हैं, उन्हें हम विषुवत व्रत कहते हैं। ये मैं आपको उस पर बता भी दूंगी एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी व, तो इसका आंसर क्या है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत व्रत कहते हैं। तो ये हुए आज के हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो उन्हें भी क्लासेस का पता चले कि हाँ, क्लासेस चल रही हैं सुपर टाइट की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो थैंक यू।